बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आजकल हम क्या कर रहे हैं? शाबाश, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स 9 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। एक ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल कर रहा है, वो 9 मीटर फॉल करता है फर्स्ट सेकंड में, 27 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट second and 45 meter during the third second and so on। करना क्या है? हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड और हाउ फार विल इट फॉल अप टू द फिफ्थ सेकंड। क्या दोनों में डिफरेंस है, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये जो अप्लाइड प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमने लेके जाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट कैसे करना है वो ज़रा देखें। फर्स्ट सेकंड में वो कितना फॉल किया था? 9। उसके बाद सेकंड में 27 यानी 18 मीटर्स ज़्यादा। थर्ड सेकंड में 45 मीटर्स। 27 में 18 ऐड करें तो 45 बनता है। तो कुछ समझ आई है कि इसमें अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलें, A1 आपके पास है 9, ठीक है, 9 मीटर। A2 क्या हो गया? 27 एंड A3 जो है वो 45। फर्स्ट टर्म आप समझ लें, जो उसने फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है 9 मीटर्स का, उसे आप फर्स्ट टर्म समझें। जो सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज सेकंड टर्म। सिमिलरली द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड इज कंसिडर्ड एज थर्ड टर्म। क्लियर? A1 A2 A3। अब यहाँ से पता भी चल रहा है क्या है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बन रहा है। डी आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 9 क्या बना? 18 ही बनता है। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने क्या फाइंड करना है? इसका मतलब आपको A1 और D तो पता चल गया ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज के क्वेश्चन में अगर A1 और D पता चल जाए तो फिर आगे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हो सकती हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड, यानी A5। शाबाश, आपने A5 फाइंड करना है। इसमें फार्मूला लिखें तो आप ज़रा कंफर्टेबल हो जाएंगे। An किसके बराबर है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 5 डालते हैं, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। वो बन जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। अब A1 और D की वैल्यूज डाल दें इसमें, तो A5 किसके इक्वल आएगा? A1 की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस 4D। A1 की वैल्यू 9 है प्लस 4D। D की वैल्यू क्या है? 18। 9 प्लस 18 फोर क्या होता है? 72 होता था, तुम अब 32 बनाई जा रहे हो। कितना आ गया? 81। इसका मतलब क्या हुआ? फिफ्थ सेकंड में वो कितना फॉल करेगा? 81 मीटर। इसमें लिख लेते हैं, दिस शोज दैट ऑब्जेक्ट विल फॉल object will fall 81 meters in the fifth second। अब आप बताएं मुझे क्या डिफरेंस है इस पार्ट में और इस पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था उसने? फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 81 आ गया।
यहाँ क्या कह रहा है, हाउ फार विल इट फॉल अप टू द 5th सेकेंड, इसका क्या मतलब है? तो फिर उसने मालूम तो कर तो लिया, अब क्या करना है, पहला मालूम कर तो लिया है, ये क्या करना है, किस 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 को प्लस करना है? 81 को ऐड कर देंगे, वो क्यों? इसका मतलब आपको सवाल समझ नहीं आया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई। अब जरा समझें, पहले सेकंड में उसने फॉल किया है 9 मीटर, दूसरे सेकंड में उसने कितना, यहां तक 9 है, यहां तक, ये कहां से कहां तक है, यानी ये 9 यहां से यहां तक है पहले सेकंड में, 27 यहां से यहां तक, और फिर थर्ड वो यहां से यहां तक कितना है, 45, ये 9 था पहले सेकंड में, ये 27 है सेकंड में 45, और इसी तरह 4th सेकंड में और 5th सेकंड में जाके 5th सेकंड में आपने मालूम किया 81। अब वो टोटल मांग रहा है कि 5 सेकंड तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, ये लफ्ज यूज देखें क्या किया बस, अप टू द 5th सेकंड। यानी अगर आपको वो कहता कि डिस्टेंस मालूम करें अप टू द 3rd सेकंड, तो क्या होगा, 9 + 27 + 45, 3rd सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर कितना किया है, लेकिन अप टू द 3rd करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, यानी दो अल्फाज है ना, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, या 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया, फर्क है ना, यही फर्क है यहाँ पे। इसका क्या मतलब था, 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो तो आपने बता दिया 81 मीटर्स। इसका क्या मतलब है, 5वें सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया। जब 5वें सेकंड तक कहेगा, पहले का भी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, सेकंड का भी करना पड़ेगा, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी। 5वें सेकंड तक कितना किया, पांचों डिस्टेंस ऐड करने पड़ेंगे, तो फार्मूला कौन सा लगेगा जी, एस एन का, वो किसके बराबर है, 2a1 + n-1 इंटू डी। S5 किसके बराबर आएगा, और a1 की क्या वैल्यू थी 9, और इधर क्या आएगा +5 - 1, और d की वैल्यू क्या है 18, ये बना 5/2, 18 + 4 इंटू 18, 5/2, 18 + 72 क्या बनता है 90, 5/2 इंटू 90, 5 इंटू 45, ये 90 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं 225 आएगा, 5 5 जार 25, 2 कैरी किया, 5 4 जार 20, 2 कैरी किया था, तो ये आ गया ये 225। तो अब ये इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा 5 सेकंड्स तक। क्लियर हो गया डिफरेंस, पहले में क्या है दूसरे में क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है ये करें। आप विदाउट यूनिफॉर्म बैठे हुए हो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। एन इन्वेस्टर अर्न ₹6,000 फॉर द ईयर 1980 एंड ₹12,000 फॉर द ईयर 1990। 1980 के पूरे साल में उसने ₹6,000 अर्न किया है, एंड 12,000 फॉर द ईयर 1990।
और 1990 के साल में उसने 12,000 अर्न किया पूरे साल में ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट उसने 1980 में की थी और जो उसका प्रॉफिट आया था 6,000 था, उतनी ही इन्वेस्टमेंट उसने 1990 में की और जो उसका प्रॉफिट आया वो 12,000 था। प्रॉफिट एक साल में प्रॉफिट 6,000 था और 10 सालों के बाद जो साल आया उसमें प्रॉफिट 12,000 है। यानी प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, बढ़ गया ना प्रॉफिट। सवाल समझ आ रहा है? पहले सवाल को समझना जरूरी है। 1980 में उसने जितनी की इन्वेस्टमेंट की थी उसका प्रॉफिट उसको आया 6,000 और 10 साल के बाद उतनी ही इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया 12,000। आगे क्या कहता है? if his earning have increased by the same amount each year। अब आपको नजर आ रहा है कि 1980 में 6,000 था और 1990 में 12,000 डबल हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। वो कहता ये है कि उसकी अर्निंग, जो उसकी कमाई है, जो प्रॉफिट है, हैव इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर। हर साल फिक्स्ड अमाउंट्स में बढ़ रहा है और वो फिक्स अमाउंट सेम है। यानी 6,000 से एकदम 12,000 नहीं हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि 1980 में उसने 6,000 कमाया, 1981 में भी 6,000 कमाया, 1982 में भी 6,000 कमाया और सडनली जाके 1990 में 12,000 हो गया। ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ है और जितना हर साल इंक्रीज हो रहा था वो सेम है। यानी 1981 में जितना आया उतना ही ऐड हुआ 1982 में, फिर ऐड हुआ 1983 में, करते 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 1990 में जाके वो 12,000 हो गया। तो ये जो कह रहा है ना, इफ इज अर्निंग हैव इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, ये जो सेम कह रहा है ना, सेम, इससे पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस मौजूद है। ये जो सेम है कॉमन डिफरेंस है। आप फॉलो कर रहे हैं बात कि सेम का मतलब ये नहीं कि जितना उसका 1981 में इंक्रीज हुआ उतना ही 1982 में इंक्रीज हुआ, उतना ही 1983 में इंक्रीज हुआ, करते करते 1990 तक पहुंचते पहुंचते वो 12,000 हो गया। अगला क्या है? हाउ मच इनकम ही हैज इन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। 11 साल ही बनते हैं ना, 1980 से गिनना शुरू करें, 1980 भी डालेंगे आप। अगर 1981 से शुरू करेंगे 90 तक आएंगे 10 साल। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक कितने आगे? 10 साल। और जैसे ही आप 1980 वाला भी ईयर काउंट करेंगे तो 11 साल। समझ आई किस तरह 11 साल बने? तो ये हो गए 11 ईयर्स। तो यहां से क्या कह रहा है? हाउ मच इनकम ही हैज रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 11वें साल की इनकम मालूम करनी है, टोटल इनकम मालूम करनी है। उसने इनकम कौन कौन सी दी हुई है? 1980 वाली और 1990 वाली दी हुई है। तो 1980 वाली जो इनकम है, अगर उसे हम फर्स्ट टर्म सपोज कर लें, जहां से स्टार्ट हुआ, A1 इज इक्वल टू 6,000 और ये 1990 वाली इनकम फिर क्या बनेगी? A11 कितनी है? 12,000 और N क्या बनेगा? 11। तो यहां से आपको पता भी चल गया कि अगर आपने पहली 1980 वाली इनकम को A1 कहा है तो 1990 वाली इनकम A11 है। इसका मतलब 11वें साल की इनकम आपको मालूम नहीं करनी है, 11वें साल की इनकम उसने दी हुई है, तो फिर टोटल इनकम मालूम करनी है। यानी क्या मालूम करना है आपको? S11 आपको फाइंड करना। क्वेश्चन समझ आ गया? 1980 में उसने 6,000 कमाया था और 1990 तक पहुंचते पहुंचते उसके 1990 में जाके उसका हो गया 12,000। इन्वेस्टमेंट सेम है। हमने और उसने हमें कहा हुआ है कि कांस्टेंट उसका जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है।
वो कांस्टेंट इंक्रीज हम डी कह देते हैं। और अगर 1980 की इनकम को हम A1 से लिखते हैं तो फिर 1990 वाली होगी, 11वें साल की इनकम होगी, उसे A11 लिखेंगे। और टोटल इनकम मालूम करनी है, S11 मालूम करना है। S11 मालूम करने के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा बताएं? SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। आपको इस फार्मूले की कौन कौन सी चीज़ मालूम है? आपको N पता है, 11 आ गया, 11/2। आपको A1 का भी पता है 6000, 11-1। आपको किस चीज़ का नहीं पता इसमें? डी का नहीं पता। चलें, S11 तो मालूम करना था, देखते हैं क्या बना ये। 12,000 प्लस 10D। अब डी का कैसे पता चले? क्या जो उसने डाटा दिया हुआ है, जो उसने स्टेटमेंट लिखी थी, हमें दी थी क्वेश्चन की, उससे जो हमने मैथमेटिकल डाटा बनाया है, उसमें क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डी मालूम कर सके? ये आपको मुझे बताना चाहिए। ये जो डाटा आपके सामने है, यहां से तो डी मालूम नहीं हो सकता, यहां से भी नहीं हो सकता। ये तो उनकी वैल्यूज है ना, A1 की वैल्यू है, AN की वैल्यू है। क्या यहां से हो सकता है? A11 से हो सकता है डी मालूम। A11 के अंदर डी छुपा हुआ है, इसके अंदर डी नहीं छुपा हुआ। A1 के अंदर डी नहीं छुपा हुआ, A1 तो वैल्यू है इसकी। N के अंदर भी नंबर ऑफ ईयर्स जो थे उनके अंदर भी डी नहीं छुपा हुआ। इसके अंदर जो नजर नहीं आ रहा आपको, छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? AN का फार्मूला क्या है? A1 प्लस N-1 इंटू डी। जैसे ही आप 11 पुट करेंगे N की जगह, A1 प्लस A1 की वैल्यू क्या है? 6000। आपको अभी नजर नहीं आया छुपा हुआ डी? A11 में छुपा हुआ डी नजर नहीं आया? नहीं नजर आया, नहीं नजर आया, अभी भी नजर नहीं आया। A11 में आपको डी नजर नहीं आ रहा था, और मैं कह रहा था इसमें है छुपा हुआ डी। यहां आके वो जाहिर नहीं हो गया डी, तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। A11 में आपको डी नजर ही नहीं आ रहा, है ना डी फार्मूले में छुपा हुआ। जैसे ही आप A11 लिखेंगे तो वो आएगा A1 प्लस 10D। तो डी तो है इसमें, यहां से डी की वैल्यू निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? A11 की वैल्यू में मालूम नहीं है। A11 की वैल्यू क्या है? 12,000। जैसे मैंने A1 की जगह 6,000 लिखा है, A11 की जगह 12,000 लिखे। क्या हो गया जी? 12,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 10D। क्या बना? 6,000 इज इक्वल टू 10D, और D इज इक्वल टू 6,000 over 10। D इज इक्वल टू 600। तो यहां से हमें पता ये चला कि हर साल उसकी इनकम 600 रुपीज बढ़ रही थी। डी 600 आया ना, हर साल उसकी इनकम 600 रुपीज बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो अब आप बड़े आसानी से इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डी इन 1, तो S11 किसके बराबर आया? 11/2 इंटू 12,000 प्लस 10 इंटू डी। क्या बना? 11/2 12,000 प्लस 6,000।
11/2 इंटू 18,000, तो कितना बनेगा ये 11 इंटू 9,000, तो क्या हो गया 99,000। तो क्या समझ आई, 11 ईयर्स में उसने टोटल अर्निंग कितनी की है 99,000। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पहले एनालाइज किया करें। देखिए आप यही नहीं मुझे बता रहे, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि इसमें छुपा हुआ है डी A11 में, तो आप नहीं बता रहे कि कैसे छुपा हुआ है। फिर वो छुपा हुआ मैंने यहाँ पे निकाल भी दिया, तब भी आप नहीं बता रहे। तो अप्लाइड प्रॉब्लम्स का इशू है, अप्लाइड प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और उसके बाद उसको एनालाइज करें, और उसके बाद जो उसमें चीज़ें हैं डाटा लिखें और फिर देखें कि डाटा को इस्तेमाल करके किस तरह से रिक्वायर्ड चीज़ मालूम करनी है। थैंक यू।